हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमारा जो लास्ट ईयर कंप्लीट किया था हम लोगों ने वो था 1918। आज हम स्टार्ट करते हैं 1919। 1919 में पहला इसका डेट है 30 मार्च 1919। 30 मार्च 1919 को एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट, या इसी को कहा जाता है, इसी दिन मनाया गया रहता है काला दिवस, या इसी दिन होता है आम हड़ताल। आम हड़ताल, ठीक है। 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है। देखिए रोलेट एक्ट जो रहता है यहाँ पे, हालांकि इसका ज़्यादा डील नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंडिया के जो परिप्रेक्ष्य से है। रोलेट एक्ट में ये रहता है कि यदि कोई व्यक्ति एंटी ब्रिटिश होता है या ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाकर के कुछ भी करता है, उनके रूल्स को अगर तोड़ता है, तो वहाँ पे उस पर्सन को बिना किसी रीज़न के सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। और देखिए उसमें जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब ये जो रोलेट एक्ट है इसी को बोला जाता है ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक है, मतलब जो रोलेट एक्ट है इसी को ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला कानून कहा जाता है, या इसी को एक और नाम है, इसी को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है। अब इसका रीजन वही है कि किसी भी व्यक्ति को उठा करके सीधे जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद ना तो उनको कोई अपील करने का अधिकार होता है, ना तो उनको कोई वकील रखने का अधिकार होता है, ना तो उनकी कोई दलील सुनी जाती है। इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया रहता है और इसी दिन आम हड़ताल होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो रोलेट एक्ट है इसका जो विरोध है हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग प्लेस में किया गया था। उसका प्लेस आप लोगों को करना है और उसमें जो पर्सन है उसका भी नाम याद रखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैं मिटा रही हूँ। अब कहाँ कहाँ से किया गया रहता है, सबसे पहला प्लेस हमको याद रखना है रायपुर। रायपुर के बाद नेक्स्ट याद रखना है रतनपुर। रतनपुर के बाद नेक्स्ट याद रखना है राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद नेक्स्ट याद रखना है धमतरी। धमतरी के बाद राजिम, और राजिम के बाद याद रखना है बिलासपुर। इतने प्लेस में से जो रोलेट एक्ट है उसका विरोध किया गया था। क्लियर है। तो जो रायपुर है, रायपुर से किन किन व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था या किन्होंने इसका नेतृत्व किया था। रायपुर में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट याद रखना है माधवराव सप्रे। नेक्स्ट याद रखना है महंत लक्ष्मी नारायण। इन तीनों ने रायपुर से नेतृत्व किया था। इसके बाद रतनपुर। रतनपुर में आपको दो नाम याद रखना है। पहला याद रखना है पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। ये जो पुरुषोत्तम दास है ये कैसे विरोध करते हैं, बांध बनाने का कार्य रुकवाकर। बांध बनाने का कार्य रोक कर या रुकवाकर, मजदूरों से रुकवाकर। ठीक है, ये एक नाम याद रखना है। और दूसरा आपको एक और नाम याद रखना है पंडित रघुनाथ मिश्र। पंडित रघुनाथ मिश्र। ठीक है, अब ये जो रघुनाथ मिश्र हैं ये कैसे विरोध करते हैं, तो ये जो बिलासपुर से या बिलासपुर के, बिलासपुर से, 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 या बिलासपुर के, बि
नॉर्मल स्कूल में अध्ययन का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, बिलासपुर के जो नॉर्मल स्कूल है वहाँ पे अध्ययन का बहिष्कार करते हैं। ये रतनपुर का प्लेस हो गया। रायपुर में 3 नाम, रतनपुर में 2 नाम, पुरुषोत्तम दास और पंडित रघुनाथ मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए राजनांदगांव। राजनांदगांव में मिलेंगे ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। इसके बाद धमतरी, धमतरी में है छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके बाद आ जाइए राजिम, राजिम में मिलेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर में थोड़े ज़्यादा नाम मिलेंगे आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। नेक्स्ट याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है वामन राव लाखे। नेक्स्ट याद रखना है शिव दुलारे मिश्र। शिव दुलारे मिश्र। और लास्ट याद रखना है यदुनंदन। इसका पूरा नाम है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इतने नाम आपको याद रखने हैं। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव लाखे, शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ये तो हो गया रोलेक्ट एक्ट में जिन लोगों ने जो नेतृत्व किया या जो जो विरोध किए हैं। अब इसी बिलासपुर में बिलासपुर सभा का आयोजन किया गया रहता है। ये मैं ऊपर बता रही हूँ, देखिएगा। ये जो बिलासपुर है, यहाँ पे बिलासपुर सभा, इसको बिलासपुर जुलूस करके याद रखिएगा। चलिए बिलासपुर सभा ही कर लेते हैं। बिलासपुर सभा, जब वो सभा का आयोजन होता है तो उसी में ही डिसाइड किया जाता है कि जुलूस निकाला जाएगा। तो बिलासपुर सभा का आयोजन, जिसके अंतर्गत बिलासपुर जुलूस पढ़ना है, बिलासपुर जुलूस। ये जो बिलासपुर जुलूस रहता है, ये स्टार्ट किया गया रहता है बिलासपुर के पचरी घाट। क्लियर है? बिलासपुर के पचरी घाट में स्नान करके और काला वस्त्र पहनकर जो बिलासपुर जुलूस है वो स्टार्ट किया गया रहता है बिलासपुर के पचरी घाट पर स्नान करके और काला वस्त्र पहनकर। फिर जो जुलूस रहती है वो सभा में कन्वर्ट हो जाती है। जुलूस का सभा में परिवर्तन ये होता है शनिचरी पड़ाव में, शनिचरी पड़ाव। ठीक है, अब ये जो सभा में कन्वर्ट हो गया तो सभा का संबोधन भी किया जाएगा। सभा का संबोधन करते हैं ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये 3 लोग जो है ये क्या करते हैं, सभा का संबोधन करते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, बिलासपुर सभा को पहले मत याद रखिए, सबसे पहले आप बिलासपुर जुलूस ही याद रखिएगा कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में बिलासपुर जुलूस निकाला गया। और ये जुलूस कहाँ से निकाला गया, तो बिलासपुर के पचरी घाट से। पचरी घाट में स्नान करके और काला वस्त्र पहनकर। फिर जुलूस जब आगे बढ़ती जाती है तो वो सभा में परिवर्तित होती है। कहाँ परिवर्तित होती है, शनिचरी पड़ाव में जैसे ही जुलूस पहुंचती है वहां पे सभा में वो कन्वर्ट हो जाती है। और सभा का संबोधन बिलासपुर से 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया रहता है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, अब इसी दौरान एक और एक्टिविटी होती है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं इसको, जो एक्टिविटी होती है पदवी का त्याग या पद का त्याग। ये पदवी रहती है नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार की पदवी, और इस पदवी का त्याग किया गया रहता है गंगाधर गोपाल के द्वारा। क्लियर है? इसको मैं आगे और बताऊंगी इनके बारे में, अभी फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पदवी का त्याग, कौन सी पदवी, नायब तहसीलदार की पदवी का त्याग किनके द्वारा किया गया है, गंगाधर गोपाल के द्वारा किया गया है।
क्लियर है यहाँ तक? गंगाधर गोपाल दीक्षित इनका पूरा नाम है, पूरा नाम नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका रोलेक्ट एक्ट। अब इसी के जो पर्पस में और एक सभा का आयोजन होता है जिसको मैं आगे बताऊंगी, पहले आप इतने को नोट कर लीजिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ये पुरुषोत्तम दास और रघुनाथ मिश्र को मत भूलिएगा। और पदवी का त्याग नायब तहसीलदार जो है इसका त्याग किया गया था गंगाधर गोपाल दीक्षित के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है 30 मार्च 1919, 1919 में रोलेक्ट एक्ट स्टार्ट होता है। तो इसी ही रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या किया जाता है, काला दिवस मनाया जाता है। काला दिवस क्यों? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को काला दिवस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, और इसी ही दिन क्या होता है, आम हड़ताल होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीजें करते हैं। ठीक है, 1919 का रोलेक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब आगे देखिएगा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। देखिए ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही होता है, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसका ज्यादा डील यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ लिमिटेड है, लिमिटेड ही पढ़िए। जो पढ़ना है आपको, जो डील है वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रहता है उसका छत्तीसगढ़ में इफेक्ट ये होता है कि 19 अप्रैल 1919 को खंडवा राजनीतिक सम्मेलन होता है। खंडवा राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है। देखिए खंडवा राजनीतिक सम्मेलन क्यों होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। वहां पे जब आप पढ़ेंगे ओ डायर आर डायर के बारे में पढ़ेंगे, सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब का रहता है उनकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध इंडिया लेवल पे तो हो ही रहा है, उसका विरोध छत्तीसगढ़ में भी होता है। और उसी के एवज में 19 अप्रैल 1919 को खंडवा राजनीतिक सम्मेलन स्टार्ट होता है। अब ये जो खंडवा राजनीतिक सम्मेलन है इसमें छत्तीसगढ़ से 2 सदस्य रहते हैं, छत्तीसगढ़ से 2 सदस्य। एक का नाम है रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, और एक का नाम है ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। ये दोनों आप लोगों को नाम याद रखना है, खंडवा राजनीतिक सम्मेलन में शामिल रहते छत्तीसगढ़ से 2 मेंबर। क्लियर है? ये हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इन दोनों के विरोध में एक और सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है 1920 का जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है। 1920 में जिला राजनीतिक सम्मेलन होता है, या इसी को बोला जाता है फर्स्ट राजनीतिक सम्मेलन, फर्स्ट राजनीतिक सम्मेलन। ये जो सम्मेलन होता है ये 3 जगह पे होता है। 1920 ये भी रहेगा 11 मई 1920, और ये वाला भी 1920। क्लियर है? तो पहला जो 1920 में एक जगह होता है रायपुर में, 11 मई 1920 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, अभी रिसेंट में पूछा गया है। 11 मई 1920 को होता है बिलासपुर में, और 1920 में एक जगह और होता है, ये होता है दुर्ग में। क्लियर है? 1920 में रायपुर में होता है, इसका पूरा डेट के साथ पूछा है। 11 मई 1920 को बिलासपुर में, और इसी 1920 में दुर्ग में होता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिलासपुर वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है किस लिए होता है? रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होता है। इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा। इसका सबसे पहले आपको इसके अध्यक्ष को याद रखना है। अध्यक्ष मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
अध्यक्ष में है शिवराम मुंजे। शिवराम मुंजे। शिवराम मुंजे का पूरा नाम जो है बालकृष्ण शिवराम मुंजे है। ठीक, ये अध्यक्ष हो गए। अब इसमें आपको विशेषता में ये याद रखना है कि जो ई राघवेंद्र राव जो रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं। ई राघवेंद्र राव ओजस्वी भाषण किस लिए ओजस्वी भाषण देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण देते हैं। ये पहला चीज याद करना है। दूसरा चीज, रोलेक्ट एक्ट में मैंने आप लोगों को बताया है पंडित रघुनाथ मिश्र के बारे में। जो पंडित रघुनाथ मिश्र है ये यहीं पे ना वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही करते हैं, पर कब करते हैं, जिला राजनीतिक सम्मेलन में। तो जो मिश्र जी हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मल जो स्कूल है वहाँ पे अध्यापन करने से, वहाँ पे अध्ययन करने से क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। एक पहला चीज आपको ये याद रखना है। और आपको नेक्स्ट ये याद रखना है कि नायब तहसीलदार की पदवी का त्याग किसने करता है, मैंने आप लोगों को बताया है, गोपाल दीक्षित, गंगाधर गोपाल दीक्षित। तो 3 चीजें याद रखनी है। पहला चीज क्या याद रखना है, ई राघवेंद्र राव का याद रखना है कि वो ओजस्वी भाषण देते हैं। सेकंड थिंग, मिश्र जी का याद रखना है आप लोगों को कि वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्कूल है वहाँ पे अध्ययन का बहिष्कार करते हैं, बिलासपुर के, है ना, बिलासपुर में। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, जो गंगाधर गोपाल दीक्षित है वो क्या करते हैं, पदवी त्यागते हैं। कौन सी पदवी, अभी आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये वाला हो गया आपका, किसके विरोध में ये इसका गठन किया जाता है, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, जिला राजनीतिक सम्मेलन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1920 में ही ये जो होता है फरवरी में होता है ना, फरवरी 1920, राजिम किसान आम सभा होता है। क्लियर है, फरवरी 1920 में राजिम किसान आम सभा होता है जिसकी अध्यक्षता किया जाता है विष्णु दत्त शुक्ल जी के द्वारा। ठीक, फरवरी 1920 में राजिम किसान आम सभा होता है जिसका अध्यक्ष है विष्णुदत्त शुक्ल जी। ठीक, अब इसमें छत्तीसगढ़ से 3 मेंबर शामिल रहते हैं। ये तीनों मेंबर आपको याद रखने हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और एक नाम याद रखना है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। क्लियर है ये। फरवरी 1920 में राजिम किसान आम सभा होता है, विष्णुदत्त शुक्ल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई रहती है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 मेंबर रहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसी 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन, जिसके लिए खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। खिलाफत समिति या उपसमिति। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये एक्चुअल में लाया क्यों गया रहता है, ये तो मुसलमानों के द्वारा लाया गया रहता है। और जरूरी नहीं है कि ये मुसलमानों के द्वारा लाया गया है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम नेता ही शामिल हो, इसमें हिंदू नेता भी शामिल होते हैं। इसके लाने का रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वार रहता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो रहते हैं वहाँ पे अंग्रेज लोग, वो क्या करते हैं, भारतीयों से हेल्प मांगते हैं। तो भारतीयों में भी किन मुसलमानों से कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए। और वो जो विश्व युद्ध होने वाला रहता है वो टर्की के साथ होने वाला रहता है। तो टर्की में जितने जो मुस्लिम खलीफा रहते हैं, मुसलमानों से संबंधित है वो, तो मुसलमानों को वो ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में, विश्व युद्ध में अगर आप हमारा साथ देंगे तो अगर टर्की हारता भी है तभी भी हम वहाँ के खलीफाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अपने प्रॉमिस पर टिके नहीं रहते। जैसा कि वहाँ पे रहता है, इनका जो
अंग्रेज है उनका साथ भारतीय देते हैं और उसके साथ मुसलमान भी देते हैं, तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और ये जीत जाते हैं। तो जो टर्की वाले जो खलीफा है वो हार जाते हैं, और हारने के बाद जो अंग्रेज हैं वो एक संधि करते हैं जिसको बोला जाता है सीवर्स की संधि। और उस सीवर्स की संधि के तहत जितने जो विशेषाधिकार थे टर्की के खलीफाओं का, वो सारे विशेषाधिकार अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया रहता है। क्लियर है? तो उसी की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार में मुसलमान अगर साथ दे रहे हैं तो वो तो इसी एवज पे साथ दे रहे हैं ना, कि अगर टर्की हारता भी है तो वहाँ पे खलीफाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर वैसा होता नहीं है। तो उसी के गुस्से में जो खिलाफत आंदोलन है ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया रहता है इंडिया लेवल पे, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत समिति का गठन होता है, और ये जो समिति है ये 2 जगह पे रहती है, एक तो रायपुर और एक बिलासपुर। रायपुर और एक है बिलासपुर। क्लियर है? ये खिलाफत समिति या खिलाफत उप समिति के गठन एक जगह रायपुर में होता है और दूसरी जगह बिलासपुर में। बिलासपुर में 3 आपको इसमें पर्सन याद रखने हैं, इसको याद रखिएगा, वाह, WAH, वाह। W से रहेगा वकीर खां, वकीर खां। A से रहेगा अकबर खां, और H से रहेगा हकीम खां, हकीम खां। वकीर खां, अकबर खां, हकीम खां, ये तीनों कहाँ से रहते हैं? ये बिलासपुर से नेतृत्व करते हैं या खिलाफत समिति में शामिल होते हैं। और इस समिति का जो बैठक रहता है वो कहाँ रहता है? बिलासपुर में खपरगंज, खपरगंज विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे उसका बैठक होता है। इसके बाद आ जाइए रायपुर में। रायपुर में आपको एक डेट याद रखना है, 17 मार्च, 17 मार्च 1920। 17 मार्च 1920 में रायपुर में जो सम्मेलन होता है उसमें आम सभा होती है। खिलाफत आंदोलन के समय 17 मार्च 1920 को रायपुर में जो सम्मेलन होता है उसमें एक आम सभा होती है, और यहाँ पे रायपुर से 2 लोगों के द्वारा इस सभा का नेतृत्व किया जाता है। एक है पंडित रविशंकर शुक्ल और दूसरा है असगर अली, असगर अली। क्लियर है? जो पंडित रविशंकर शुक्ल है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कोटेशन याद रखना है। रविशंकर शुक्ल का ये कहना रहता है, चूंकि ये हिंदू नेता रहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, रविशंकर शुक्ल में हिंदू नेता और असगर अली में मुस्लिम नेता। तो रविशंकर शुक्ल जी ये कहते हैं इस आंदोलन या जो सम्मेलन है उसमें शामिल होने के पश्चात कि हम जो हैं भारत में रहते हैं तो कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, हम सही मायने में हिंदू और मुस्लिम मतलब क्या होता है? भाई भाई, तो हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं। ये किनका रहता है? रविशंकर शुक्ल का रहता है कि हम जो है कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, हम सही अर्थ में क्या है? एक हिंदुस्तानी हैं। और जो असगर अली है ये क्या करते हैं? जितने जो हिंदू इसमें शामिल होते हैं उनको धन्यवाद कहते हैं, ये कि जो मेरे हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों का जो आंदोलन चला है खिलाफत आंदोलन उसमें शामिल हुए हैं, तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं उनको। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम डेट करते हैं। देखिए 1920 में अगर देखा जाएगा कायदे से तो क्या क्या चीज़ किए हैं। एक तो देखो रोलेक्ट एक्ट से स्टार्ट हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड किए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसके बाद क्या रहता है? 3 जगह पे मैंने आप लोगों को राजनीतिक सम्मेलन बताया है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, जिसमें बिलासपुर वाला जो है उसमें अध्यक्षता किसने किया था? शिवराम मुंजे जी ने किया था। उसके पश्चात नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? जो फरवरी में हुआ रहता है, फरवरी 1920 में राजिम किसान आम सभा होता है ना, जिसका अध्यक्ष विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था, और इसमें छत्तीसगढ़ से 2 मेंबर रहते हैं, एक तो 3 मेंबर, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे। फिर नेक्स्ट क्या है? 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है मुसलमानों के द्वारा, जो कि किया गया रहता है, जिसमें 2 जगह पे खिलाफत समिति का गठन होता है, एक तो रायपुर और एक बिलासपुर। बिलासपुर में 3 पर्सन, तीनों के तीनों मुसलमान, इसको वह करके याद रखिएगा, वकीर खां, अकबर खां, हकीम खां। ठीक है, और इसका जो सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है? खपरगंज में होता है, बिलासपुर के। और ये जो है रायपुर में क्या होता है? 17 मार्च 1920 को जो सम्मेलन होता है उसमें आम सभा का गठन होता है। इस आम सभा में 2 लोगों जो रहते हैं वो नेतृत्व करते हैं, एक रविशंकर शुक्ल और एक असगर अली। दोनों ने क्या क्या कहा इसके बारे में भी आपको उसको नोट करना है।
क्लियर है। इसके बाद आगे का चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है 1920 में करना है हम लोगों को कंडेल नहर सत्याग्रह। इसका अगर पूरा डेट देखा जाएगा तो जुलाई 1920 रहता है। जुलाई 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी कंडेल नहर सत्याग्रह में गांधी जी भी आते हैं, ठीक। तो जुलाई 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह होता है। ये कहाँ होता है? कंडेल नहर जो रहेगा ये रहेगा आपका धमतरी, धमतरी के अंदर। और अगर प्लेस देखा जाएगा तो रुद्री देता है, ठीक है, धमतरी या फिर रुद्री। क्लियर है यहाँ पे? जुलाई 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह, स्थान कहाँ रहेगा? धमतरी या फिर रुद्री। अब इसका रीजन क्या रहता है? इसका जो कारण रहता है सिंचाई टैक्स के विरोध में, सिंचाई कर के विरोध में। कैसे सिंचाई कर के विरोध में? देखिए एक्चुअल में देखो वहां पे जो है कंडेल नहर, नहर है बोल रहा है, नहर के पानी का यूज किस लिए किया जाएगा? सिंचाई के लिए किया जाएगा। पर यहाँ जो ग्रामीण जो है उनके मांगे बगैर, इनका अंग्रेजों का एक षड्यंत्र रहता है, उनके मांगे बगैर ना उनको पानी की जरूरत नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती नहर को छोड़ दिया गया। अब उस नहर का पानी का जब जो किसान है उनके द्वारा यूज किया गया, तब वहां पे उनपे ये आरोप लगाया गया कि आपने उस नहर का पानी यूज किया तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स का भी क्राइटेरिया वो लोग कैसे रखते गए, जितना जो शुरू में एक टैक्स मांगा गया, टैक्स को देने से मना किया गया, तो फिर क्या किया गया, जो टैक्स है उसका कम से कम आपको आधा भाग तो देना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 भाग। इसके बाद क्या किया गया, फिर जब इसका विरोध हुआ तो 1/2 की जगह उसको 1/4 भाग कर दिया गया। ऐसे धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन टैक्स वो लोग फिर भी चाह रहे थे, उनको टैक्स चाहिए था। तो इसी के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, ठीक है। इसका जो नेतृत्व करता है ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा का सहयोग दिया था छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेधावाले, और एक और नाम याद रखना है आपको, नथुजी जगताप। ये 3 लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा का साथ दिया था, ठीक है। षड्यंत्र में आप लोगों को बताई हूँ कि बिना इनके मांगे नहरों में पानी छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो रहते हैं इसमें परिणाम देख लीजिएगा। तो परिणाम क्या रहता है कि रायपुर का जो डिप्टी कमिश्नर है वो आ करके एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये सही है या गलत है। तो जब वो चेक करते हैं तब वो पाते हैं कि जो ग्रामीण जो है, जो किसान है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे टैक्स को क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, टैक्स वापस ले लिया गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका परिणाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, इतना जल्दी नहीं होता है ना, ये जो सत्याग्रह है वो बहुत कई मंथ तक चलते रहता है। तो अब कई मंथ तक चल रहा है और ग्रामीण के द्वारा लगातार उसका विरोध किया जा रहा है, तो जितना विरोध किया जाता था उतनी वहां पे गिरफ्तारी भी होती थी। तो इस पे यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे हैं। तो वो जो गिरफ्तारी है उसको देख करके वो हताश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो किनको सौंपने का सोचते हैं, गांधी जी को सौंपने का सोचते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, कल वहाँ इंडिया लेवल पे उस टाइम पे कलकत्ता अधिवेशन होते रहता है। तो जो सुंदरलाल शर्मा जी हैं वो दिसंबर में कहाँ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, और उस अधिवेशन में गांधी जी को अनुरोध करते हैं कि कम से कम आप एक बार आकर के इस आंदोलन को देख लीजिए, ठीक है। और जैसे ही गांधी जी आते हैं सीधे कलकत्ता अधिवेशन से छत्तीसगढ़ आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए मैं यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट गांधी जी का आगमन बता देती हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं गांधी जी का आगमन इसी में बता देती हूँ, ठीक।
देखिए, गांधी जी को बुलाने का काम कौन करते हैं, किनके द्वारा बुलाया गया या निमंत्रण दिया गया? वो रहते पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब उनको निमंत्रण दिया गया? 2 दिसंबर को। निमंत्रण या आमंत्रण इनको दिया गया 2 दिसंबर 1920 को। ठीक, और डायरेक्टली सीधे कलकत्ता अधिवेशन से यहीं पहुंचते हैं ना गांधी जी। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? रायपुर पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 20 दिसंबर 1920 को। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। गांधी जी जब आते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ मौलाना शौकत अली भी आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहली बात कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन कब होता है? पूरे डेट के साथ 20 दिसंबर 1920 को होता है। गांधी जी कहाँ से सीधे छत्तीसगढ़ आते हैं? कलकत्ता अधिवेशन से डायरेक्टली छत्तीसगढ़ आते हैं। गांधी जी के साथ कौन आते हैं? मौलाना शौकत अली। यहाँ तक क्लियर है? मौलाना शौकत अली जो है ये गांधी जी के साथ आते हैं। अब गांधी जी जब आते हैं तो वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पे जनसभा को संबोधित, इसके लिए भी आपको प्लेस याद रखना है कि कौन से स्थान पे जनसभा को संबोधित करते हैं। तो गांधी जी जो है ये गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक का कब का बात हुआ? 20 दिसंबर 1920 का। इसके बाद का जो बताऊंगी वो धमतरी जब जाते हैं, क्योंकि उनको कहाँ पहुंचना है? कंडेल पहुंचना है। तो कंडेल वापसी, जब धमतरी वो पहुंच जाते हैं उसके बाद वापसी में फिर से रायपुर आते हैं, और रायपुर में आने के पश्चात वो क्या करते हैं? ब्राह्मण पारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्राह्मण पारा में आनंद समाज वाचनालय, यहाँ पे महिलाओं को संबोधित करते हैं। महिलाओं को संबोधित करते हैं। तो ये कब का है? जब धमतरी से वो वापस आ जाते हैं। इसको मैं रायपुर में है करके यहीं पे बता दी हूँ, यहीं पे आप लिख लीजिएगा। ये तो चाहे ये, इसके बाद क्या करिए, रायपुर में 20 दिसंबर 1920 को पहुंचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेंगे धमतरी जाएंगे। धमतरी ये पहुंचते हैं 21 दिसंबर 1920 को। ठीक है, 21 दिसंबर 1920 को धमतरी में कहाँ पहुंचते हैं? मकई बांध चौक, यहाँ पे ये पहुंचते हैं। यहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है गांधी जी का। ठीक है, जैसे पहुंचते उनका स्वागत होता है। इसके बाद अब जनसभा को फिर से संबोधित करेंगे। तो जनसभा को संबोधन करते हैं ये, इसके लिए जो प्लेस रहता है वो रहता है जानी हुसैन का बाड़ा, जानी हुसैन का बाड़ा। ठीक, अब इसके बाद गांधी जी विश्राम करते हैं, विश्राम करते हैं नारायण राव मेधावाले के यहाँ। इसके पश्चात गांधी जी भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं नत्थूजी जगताप के यहाँ। ये सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, नत्थूजी जगताप के यहाँ। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। धमतरी वो पहुंचते हैं 21 दिसंबर 1920 को, और उनका स्वागत होता है मकईवान चौक में, धमतरी में। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करते हैं जानी हुसैन के बाड़ा में, विश्राम करते हैं नारायण राव मेघावाले के यहाँ पे, भोजन करते हैं नत्थूजी जगताप के यहाँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को उठा करके कंधे में बिठाकर मंच तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था? तो ये रहते हैं गुरूर के कच्छ व्यापारी उमर सेठ काछी। ठीक है,
गुरूर के जो कच्छ व्यापारी हैं उमर सेठ काछी, ये जो है गांधी जी को कंधे पर बिठाकर मंच तक पहुंचाते हैं। इस पूरी लाइन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है। गांधी जी को कंधे पर बिठाकर मंच तक पहुंचाने का कार्य गुरूर के कच्छ व्यापारी उमर सेठ काछी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 1920 में हो रहा है ये। इसी 1920 में अगर इंडिया लेवल पे देखा जाएगा तो तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया रहता है, क्योंकि उस टाइम पे तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के लिए चंदा जैसे इकट्ठा करना होता है ना, तो उसी चंदा इकट्ठा करने के लिए तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया रहता है। तो यहाँ पे धमतरी में जो बाजीराव कृदंत हैं, बाजीराव कृदंत, ये तिलक स्वराज फंड के लिए 501 रुपए का भेंट करते हैं। क्लियर है ये। गांधी जी का फर्स्ट आगमन 20 दिसंबर 1920 को। कहाँ पहुंचते हैं? गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली पहुंचते हैं, रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हैं गांधी चौक। इसके पश्चात गांधी जी निकलते हैं धमतरी के लिए। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंच जाते हैं। क्लियर है। धमतरी में जितनी चीजें प्रोसेस मैंने बताया आपको, इसके बाद फिर से वापस कहाँ के लिए निकलेंगे? अब उनको वापस जाना है, तो वापस जब जाते रहेंगे, धमतरी से निकलेंगे, तब वहां पे कुरुद में भी जनसभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो धमतरी में निकलने के पश्चात फिर कुरुद पहुंचते हैं। कुरुद में पहुंचने यहाँ पे भी जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके पश्चात फिर से रायपुर पहुंच जाते हैं। ये रायपुर पहुंचने के बाद क्या करते हैं? ब्राह्मण पारा में आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं और महिलाओं के द्वारा लगभग 2000 रुपए का जो ज्वेलरी रहता है, जो सोना चांदी रहता है, वो इकट्ठा किया गया रहता है। किसके लिए? तिलक स्वराज फंड के लिए। और धमतरी में किन के द्वारा किया गया रहता है? बाजीराव कृदंत के द्वारा 501 रुपए का भेंट दिया गया रहता है। क्लियर है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। आगे की जो क्लास है उसमें असहयोग आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर, जो कि 1920 में ही आता है, वो सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि आज ही बताऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्लासेस अगर अच्छी लग रही है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।